सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत सही होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 21st क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। एंड अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है तो मैं वापस से आप सबके सामने फेस टू फेस हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 22 से 30 नहीं सॉरी, ये मेरा इंडेक्स 115 था, ये सब हो चुके। मुझे आना है चैप्टर नंबर 15 के अंदर। 15 है ना, प्रॉपर्टी प्लांट 13 सॉरी सी 13 के अंदर यहाँ तक हमारे 21st क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके थे। और हमें अब करना है 22 से लेके 31 क्वेश्चंस, यानी कि ये वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें से मैं बता दूँ, ये एक यही क्वेश्चन है जो आपको तंग करेगा, बाकी सारे इजी आराम से हो जाने वाले हैं। मैंने ना अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ आखिर मैं कहना भी क्या चाहता हूँ। मेरे को ये किसी स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था, तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो, मतलब बतानी हो, तो मुझे बता सकते हो। हम ऐसे ही सीखते हैं, कुछ आप मुझे सिखाओ, कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, सो सी हमारा 21 तक का पार्ट है वो ख़त्म हो गया था। एंड मैं उस भाई को थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। अभी 22 है वो हमारा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट से है। अगेन ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो डी रोल के ऊपर है, यानी कि प्रोविज़न फॉर डी रोल के ऊपर है जो हमें देखना है। जो उसका नेक्स्ट है वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है जो हमने देख रखे हैं। और ये कुछ नए क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा 1 by 1। ओके, लेट मी नो कि मुझे मेरी आवाज़ को और तेज़ करने की ज़रूरत है क्या। एक्चुअली मैं पिछली वीडियोस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था तो मेरे पूरे गले बैठ गए। सो अभी मैं एक नॉर्मल पेज कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सी पेज नंबर 192 पे था ना, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक का अपना सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 से। तो सी तो क्वेश्चन नंबर 22 इज़ व्हाट, एक कंस्ट्रक्शन होता है पावर जनरेटिंग यूनिट का, ठीक है। उसका आपको डी रोल देखना है। 1 अक्टूबर 2017 को ए लिमिटेड completed the construction of a power generating facility। एक पावर जनरेटिंग फैसिलिटी है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये मैं मान के चलता हूँ कि टोटल पीरियड है और ये 1 अक्टूबर है 17। यहाँ पे ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है पावर कंस्ट्रक्शन का जो इनका बिल्डिंग है वो। ओके, पावर जनरेटिंग फैसिलिटी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो 2 करोड़ रुपए आती है। कितने की, 2 करोड़ रुपए। ग्रेट। द फैसिलिटी वाज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर बट ए लिमिटेड डिड नॉट ब्रिंग द फैसिलिटी इनटू यूज अंटिल 1 जनवरी 2018। ओके, वो अब यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यूज़ में कब से लिया है, 1 जनवरी 2018। शायद यही डेट है ना, या 30 जनवरी है, 1 जनवरी 2018, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लांट आइडल पड़ा रहा, उन्होंने यूज़ में नहीं लिया। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ इस दिन मेरा कंप्लीट हो गया था, तो ये मेरा क्या था, रेडी टू यूज़ था। ओके, एंड ये मेरा क्या था, पुट टू यूज़। ओके, अब मैं अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे लिए हमेशा ये रिलेवेंट होगा, और इनकम टैक्स की बात करूं तो मेरे लिए हमेशा ये रिलेवेंट होता है। ओके, इनकम टैक्स तो जनरली अपन अब यहाँ पे इंडियज देख रहे हैं तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न अपन फॉलो करने वाले हैं, तो हम हमेशा ये ही फॉलो करेंगे, ना कि ये वाला। ओके, जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है फैसिलिटी की 1 अक्टूबर 2017 को वो 40 साल है। इस दिन आई कि एज कितनी है उसकी, वो है 40 ईयर। ग्रेट। अंडर लीगल रेगुलेशन इन जुरिस्डिक्शन इन विच ए लिमिटेड ऑपरेट्स देयर आर नो रिक्वायरमेंट टू रिस्टोर द लैंड ऑन विच द पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज स्टैंड्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ओके, तो इसने कहा कि यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर आर नो सच रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो डी रोल के बारे में क्या बोला, नो। ओके,
However, A Limited has a reputation of conducting its business in an environment friendly. मतलब ये यहाँ पे ना, अगर आप इंडिया 37 देखोगे ना, तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन की डेफिनेशन बताती है। क्या कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन क्या होती है? कि जो लीगली हमारे ऊपर ओब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हमारा पास्ट ट्रेंड या फिर हमारी रेपुटेशन ऐसे रही है, या फिर हमारा मार्केट बिहेवियर इस तरह से रहा है कि हम कुछ चीज़ों को करते ही करते हैं, एंड अल्टीमेटली लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे कि हम ये भी करेंगे। ओके, एंड इस कारण से यहाँ पे इनकी जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशंस आ जाती है, एंड इसीलिए कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन के बेसिस पे भी आप प्रोविज़न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज इनका ए लिमिटेड हैज़ ए रेपुटेशन फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे, तो इसीलिए यहाँ पे उनको रीस्टोर करने की लाइबिलिटी आ जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ सच लीगल रिक्वायरमेंट, जो डायरेक्टर है ए लिमिटेड के, उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एंड लैंड इन 40 years टाइम बेस्ड ऑन द प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम वुड बी ₹1 करोड़, कि 40 साल बाद में ना जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1 करोड़ रुपये डी रोल का आएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या था? कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन थी, और उसके बेसिस पे 40 ईयर बाद में इसको कितना आएगा? 1 करोड़ का खर्चा आएगा, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? 5% से अगर मैं निकालूँ तो 0.142 है, तो इंटू 0.142 किया मैंने, तो ये आ गया मेरा 1 करोड़ इंटू 0.142, यानी कि 14,20,000 रुपीज़ है, वो मेरा यहाँ पे क्या गया? प्रोविज़न फॉर डी रोल का अमाउंट आ गया है। गॉट इट? एनालाइज कीजिए कि किस तरह से ये इवेंट है वो रिपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑन 31 मार्च 2018 एज पर इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो सी सारी फिगर्स आपको रुपए में दे रखी है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। सी अब इन्होंने क्या बोला है कि जो फैसिलिटी है वो डेप्रिशिएट की जाएगी फ्रॉम द डेट इट इज़ रेडी फॉर यूज़। तो मैंने आपको यही बोला था कि इनकम टैक्स पर्पज से अपन ये वाली डेट देखते हैं, अदरवाइज़ इसको पूरा इग्नोर करो, और ये वाली डेट जो है वही क्या मान ली जाती है? रेडी टू यूज़ वाली डेट, जहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके, यहाँ पे फैसिलिटी है वो डेप्रिशिएट होगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। ऑल्दो यहाँ पे कोई लीगल तो ऑब्लिगेशन नहीं है, ओके, बट इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, राइट? तो इसीलिए जो अमाउंट आएगी वो 1420 आएगी। क्यों? क्योंकि ये रुपीज़ इन 1000 है, तो ये 14,20,000 रुपये ही है। बीइंग क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिस्टोरेशन का एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए। ओके, ये यहाँ तक का पोर्शन अपन ने देखा कि भाई ट्रीटमेंट का क्या बोला है इन्होंने। अब उन्होंने 1 अक्टूबर को अक्वायर किया था, और 31 मार्च 2018 का ट्रीटमेंट आपको बताना है, तो सी 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, एंड एसेट की कॉस्ट कितनी होगी? 2 करोड़ तो ये हो गई सीधी सीधी, है ना? 2 करोड़ रुपए तो मेरी ये सीधे सीधे हो गई, राइट? और 1 करोड़ का 0.142 यानी 14,20,000 वो भी इसका पार्ट बन गए, तो 214.20 लाख वो इसकी क्या आ जाएगी? कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 1 अक्टूबर को, राइट? अब जो 1 अक्टूबर को कैरिंग वैल्यू आ रही है, इसको मैं राइट ऑफ करूँगा कितने सालों में? 40 सालों में। ओके, लेकिन यहाँ पे ये तो 1 साल का निकल के आ जाएगा, मेरे को क्या करना है? सिर्फ 6 महीने का लेना है, तो इंटू 6/12, तो 214.20 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 2.6775। ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। और अगर मैं इसको 214.2 से रिड्यूस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 211.5225। ये मेरा क्लोजिंग कैरी वैल्यू आ जाएगा किसका? जो मेरा पावर जनरेटिंग फैसिलिटी है उसका। ओके, इसके अलावा और कोई कॉस्ट तो नहीं दे रखी ना? नहीं दे रखी है। तो सी इन्होंने क्या कहा, और साथ साथ में ये तो मैंने सिर्फ किसका बताया? आपको एसेट का बताया है, राइट? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी रोल के प्रोविज़न का भी बता देता हूँ। डी रोल का प्रोविज़न रिकॉग्नाइज हो गया, तो अब 6 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो सी 14.20 लाख के ऊपर कितने परसेंट से? 5% का लेना है, और वो भी मल्टीप्लाई करना है 6/12 से। 14,20,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये आ गया 35,500 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी रिकॉग्नाइज होगा, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी डी रोल की? दैट इज़ प्लस 14,20,000।
तो ये आ गई 14,55,500, राइट। तो ये इतना अमाउंट जो है वो किसका आ रहा है मेरा, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ रहा है डी रोल के प्रोविजंस का, एंड जो मेरी एसेट आ रही है पावर जनरेटिंग फैसिलिटी उसका कैरिंग अमाउंट इतना आना चाहिए। तो सी 35.5 मेरा ये आ गया वैल्यू। 1455.5 सी कहाँ पे आया था ये 1455.5 अपना ये वाला अमाउंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो कैरिंग अमाउंट आएगी ना नॉन करंट एसेट की वो 200 प्लस 1420 इतनी आएगी। उसके बाद में डेप्रिसिएशन लग जाएगा 211.52 है, वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कैरिंग वैल्यू आ जाएगा, जो कि ये रहा मेरा। ओके, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का, एसेट का, इंटरेस्ट का और लाइबिलिटी का, इन 4 चीज़ों का ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पे बताना था। होप आपको समझ आ गया होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाने वाला था। ओके, एक एंटिटी है जिसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है, एंड साथ में उसकी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी भी है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल 2001 को। जो प्लांट है सी, अब यहाँ पे चालू करते हैं अपन। ये कौन सा क्वेश्चन था 22, अब अपन चालू करते हैं 23 की कहानी। ओके, सी एंटिटी जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिन्होंने अपना ऑपरेशन 1 अप्रैल 2001 को स्टार्ट किया था, 1/4/1 को। ग्रेट। साथ साथ में आपको बता रखा है कि यहाँ पे इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कितनी है, 1,20,000 रुपये है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई, 1,20,000 रुपये, राइट, विच इंक्लूड एन अमाउंट फॉर डी रोल। अब इसके अंदर है ना एक अमाउंट भी है, कितने की, 10,000 रुपीज़ के अराउंड। ओके, 10,000 रुपीज़ के अराउंड, जो कि 70,400 को रिप्रेजेंट करती है। ये जो 10,000 रुपये हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 70,400 रुपये को। ओके ओके, इन 40 ईयर डिस्काउंटेड एट ए रिस्क फ्री रेट ऑफ, ठीक है, जिनको 40 ईयर्स में डिस्काउंट किया गया है एट द रेट 5% से। तो अगर आप ये करोगे 70,400 रुपये को, तो आप ये वाली वैल्यू है वो पाने वाले हो, यानी कि 10,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ बाकी बचा हुआ क्या है, 1,10,000 रुपये। वो किसका पार्ट है, मेरा एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। सी, अब उसके बाद बोला जो अमाउंट है डिकमिशनिंग लाइबिलिटी की वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम ₹10,000 to 16,300। तो उन्होंने ये बोला कि ये वाली जो अमाउंट है 10,000 की, ये 10,000 की अमाउंट कितनी हो चुकी है अभी, 16,300 रुपये। ओके, जो डिकमिशनिंग लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 10,000 रुपीज़ टू 16,300 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। और कब, अगले 10 सालों के अंदर। यहाँ पे बोले ना ओवर द 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान रखना है। सी, यहाँ पे कितने का टाइम दिया, 10 ईयर्स का। आपके अकॉर्डिंग 10 ईयर्स बाद में ये कहाँ पे होती है, क्योंकि आप कंपाउंड कितने से करते हैं, 5% से, राइट। तो सी 10,000 प्लस या 1 × 1.05, 1 2 1 × 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं एक तो यही है ना, 1 मल्टीप्लाई 1.05, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मल्टीप्लाई बाई कर दो आप यहाँ पे 10,000 से, तो ये आ गया मेरा 16,288.94 रुपये। कितना आ रहा है, अगर मैं इसे एट द रेट 5% कंपाउंड करूँ ना हर साल, तो ये मेरा आता है यहाँ पे 16,289 रुपये, जिसको इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे राउंड ऑफ करके कितना लिया है, 16,300 रुपये। तो अब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है तो आप कितना ही लोगे, 16,300 रुपये यहाँ पे लोगे। तो सी 10,000 की चीज़ है वो अनवाइंड होते 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 होते, अब अनवाइंड क्या होता है, अनवाइंड मतलब ये हुआ कि पहले आपने क्या किया था,
जब आपने डी रोल का जो एक्सपेंस था वो आपका आज की डेट में इनकर नहीं होना था, वो तो यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम में हम बुक कर लेते हैं, लेकिन वो इनकर कब होगा, एट द एंड यहाँ पे जाके इनकर होना है। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाते हैं, ओके। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आती है सिर्फ, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू को हम पार्ट मानते हैं। तो अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो ओवर द पीरियड हम इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करते जाएंगे ताकि इसकी वैल्यू बढ़ती जाए और यहाँ पे वही अमाउंट बन जाए। सी, ये सारा खर्चा क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट होगी उस पर्टिकुलर ईयर की। तो जो ये वाली स्टेज थी ना, इसको ये वाली करनी, इसको तो वाइंडिंग अप बोलते हैं, और ये अनवाइंडिंग है, मतलब कि पहले डिस्काउंट रेट से श्रिंक किया था, अब इसको अपन अनश्रिंक कर देते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसके अंदर हमने ये देखा कि 10,000 से 16,300 गया। जो डिस्काउंट रेट है वो चेंज नहीं हुई है। हाउएवर एंटी ने एस्टिमेट किया कि रिजल्ट जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का वो डिक्रीज हुआ बाई ₹8,000 कि कितने रुपए से, 8,000 रुपये से क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। ग्रेट। अकॉर्डिंगली एंटिटी एडजस्ट करती है डीकमिशनिंग लाइबिलिटी फ्रॉम 16,300 टू 8,300। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे यानी कि ऑन द 10th ईयर, लेट मी रिप्लेस दैट पेन, यहाँ पे 10th ईयर के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि 16,300 को उन्होंने कहा कि 8,300 बन जाओ, यानी कि 8,000 से क्या कर दिया, ये रिड्यूस कर दिया। सी, अब एंट्री क्या क्या हुई होगी मैं आपको वो समझाता हूँ। इनिशियली देखो यहाँ पे जब उन्होंने एसेट ली होगी तो यहाँ पे एसेट डेबिट किया होगा, ओके, टू बैंक किया होगा और टू डी रोल किया होगा। कितनी अमाउंट से, यहाँ पे था 1,20,000, यहाँ पे था 1,10,000 रुपये गए एंड 10,000 का डी रोल का प्रोविज़न भी बुक हो गया था, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा ये इनिशियल एंट्री था। अब हर साल एंट्री क्या होगी, चार्ज करने की। दैट सी, यहाँ पे बैलेंस शीट फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एसेट थी, एसेट कितने की आ रही थी, 1,10,000 रुपये की। वही मेरा प्रोविज़न जो था डी रोल का, वो डी रोल का प्रोविज़न कितने पे आ रहा था, 10,000 के ऊपर, राइट है ना। तो यहाँ पे मेरी एसेट कितने की थी, 1,10,000 की थी ना, 1,20,000 की थी, सॉरी, ओके। और जो मेरा ट्रेड पेबल आ रहा था वो कितने का आ रहा था, एग्जाम्पल के लिए 1,10,000 रुपये का, ओके। तो अब पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सात, तो 10 ईयर का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं सीधा ही, ओके। ये 1,20,000 है, वो 40 साल चलने वाला है, ओके। तो 10 साल में कितना हो जाएगा, तो 30,000 की वैल्यू गिर जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 10th ईयर की जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी। वही मैं बात करूँ प्रोविज़न फॉर डी रोल की, तो यहाँ पे भी मैं ऐड करूँगा इंटरेस्ट को, और वो भी 10 ईयर्स का, ओके, जो कि मैं यहाँ पे सीधा 6,300 लेके आ जाता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ गई 16,300, राइट। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि ये 16,300 है ना, ये गलत है, आपको इसमें से 8,000 रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो बचे कितने, 8,300 बचे, ओके। तो ये कंटिन्यू रहेंगे और ये जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। अब रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डी रोल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। भाई जब क्रिएट किया था तो उल्टी एंट्री थी, एसेट डेबिट टू प्रोविज़न किया था। अब कैंसिल करना है तो एसेट को क्रेडिट कर दो, प्रोविज़न फॉर डी रोल को डेबिट कर दो। कितने अमाउंट से, 8,000 रुपये से, ओके। अब ये तो था मेरा सिंपल सा ये मेथड, समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है, नहीं होगा। सी, 8,000 से ये प्रोविज़न डेबिट हो गया टू एसेट के नाम पे क्रेडिट हो गया, ओके। अब उसके बाद में बोला कि जो इंक्रीज प्रेजेंट करते हैं 70,400, ये 40 साल का है, रिस्क रजिस्टर्ड 5% से, एंटिटी के फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो जाता है। जो एनपीवी है डीकमिशनिंग लायबिलिटी की वो 8,000 से डिक्रीज हो गई। डिस्काउंट रेट में कोई चेंज नहीं है, तो एंट्री बताओ, तो एंट्री यही हो गई सिंपल, 8,000 से 8,000 रिड्यूस कर दो। अब बैलेंस कितना बचेगा, तो सी, यहाँ पे 8,000 की एंट्री का इफेक्ट दो जरा, ये 8,000 का इम्फेक्ट यहाँ क्या हो गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, डिक्रीज इन डी रोल
तो 8,000 का यहाँ पे हो गया। सेम ईयर में डिक्रीज इन डी रोल, 8,000 का इधर से हट जाएगा तो कितने बचे 82,000 रुपीज़ और यहाँ पे 8,300 रुपीज़। सी व्हाट इज़ द आंसर कमिंग। ओके, यहाँ पे क्या बोला 82,000 रुपीज़ है। ओके, और 82,000 तो इसके आगे एंड 8,300 इसके आगे। अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो अभी तक कितनी लाइफ कंप्लीट हुई है, सिर्फ 10 साल कंप्लीट हुआ है, राइट। तो अभी 30 साल और बाकी है। तो 82,000 को हम डिवाइड कर देंगे 30 ईयर्स से। तो 82,000 डिवाइड बाय 30, तो ये मैंने किया तो आया 2,733 रुपये 33 पैसे का आएगा मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। एंड वही मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा यहाँ पे 8,300 को 5% से मैं और आगे इंक्रीज़ कर दूंगा। तो 8,300 इंटू 5% यानी कि 415 रुपये का मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो पूरा किस मेथडोलॉजी पे था, ये था पूरा कॉस्ट मेथड के ऊपर। ओके, लेकिन अगला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा खतरनाक आएगा क्योंकि उसमें हम करने वाले रिवोल्यूशन मॉडल। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, सी कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या बोलता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, डी रोल की लाइबिलिटी है, उन्होंने ऑपरेशन 1 अप्रैल 2001 को चालू किए, सेम डेट यहाँ पे है। ओके, एंड जो प्लांट है वो 40 साल की एज लाइफ है इसकी, ग्रेट। यही यहाँ पे लिखा है कि 40 ईयर्स है वो इसकी एज है, ग्रेट। उसके बाद में प्लांट है वो 40 साल है, इनिशियल कॉस्ट है वो 1,20,000 है। तो बताओ भाई इनिशियल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 1,20,000 है। ओके, लाइफ कितनी है यहाँ पे लिख भी दो 10 ईयर। ओके, उसके बाद में आपको बोला है कि 40 साल का जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, टोटल वैल्यू 70,400 रुपये है। कोई बात नहीं, आपको बोल रखा है ना 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, ये भी एकदम एक्यूरेट है जो कि 70,400 का है, जो कि 40 ईयर के डिस्काउंट रेट को इंडिकेट कर रहा है। जो मार्केट बेस्ड डिस्काउंट कैश फ्लो वैल्यूएशन है। अब सी ये क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पीरियड एंड हो जाता है तो हम करने वाले हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के कारण OCI के अंदर रेवेन्यू रिजर्व है वो और आ जाएगा। तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होना है, सी। अब यहाँ पे 1,10,000 थी, 10 ईयर बाद में है वो टोटल, ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे देखो सी हेयर, यहाँ पे असेट में से ये इतनी वैल्यू गई तो 90,000 की कॉस्टिंग आएगी, राइट। लेकिन ये कहता है कि 90,000 रुपये जो हैं, जो 90,000 रुपये हैं, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे इसकी अगर फेयर वैल्यू मैंने कैलकुलेट की ना तो वो 1,15,000 रुपये आ रही है 31/3/2004 को। लेकिन यहाँ पे सी ईयर्स का भी डिफरेंसेस आएगा। डिफरेंसेस कितना आ रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 1 अप्रैल 2001 की ये बात थी। ओके, और ये जो बात है 31 मार्च 2004 की है। ओके, 31 मार्च 2004 की। तो सी यहाँ पे मैं नेसेसरी चेंजेस आपके सामने करता हूँ। सी 1/4/1 ओके, तो इस दिन की कहानी है और इस दिन जो फेयर वैल्यू आई है वो ये 1,15,000 रुपये। ओके, तो मेरे को इस पीरियड का क्या निकालना है, कैरिंग वैल्यू क्या था इस दिन का कैरिंग वैल्यू क्या था। सी यहाँ पे जो कैरिंग वैल्यू है वो आपको दे रखा है कि जो इनिशियल कॉस्ट थी वो आपकी 1,20,000 रुपये थी। ओके, 1,20,000 रुपये थी। उसके बाद में आपकी डी रोल लाइबिलिटी जो कि इसी में इंक्लूडेड है, अगेन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन 70,400 का आपको ये अनवाइंडिंग का अमाउंट बता रखा है, 40 साल का इम्पैक्ट ऐसे नहीं आएगा। तो अज्यूम कीजिए कि मार्केट डिस्काउंट फ्लो बेस के ऊपर है 1,15,000 रुपये। जो वैल्यूएशन है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ ₹11,600 रुपये फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट। सी अब यहाँ पे है ना 1,15,000 रुपये वैल्यू आ रही है। ओके, जो वैल्यूएशन ये वाली है ना इसके अंदर ऑलरेडी क्या है 11,600 रुपये का है, वो आपका अलाउंस डिडक्ट हो रखा है। कौन सा, डी रोल वाला। तो अब बताओ यहाँ पे मेरे को ऐड कर देना चाहिए ना, अगर मैं टोटल से मैच कर रहा हूँ।
अगर मैं 1,20,000 जो कि डी रोल को इंक्लूड कर रहा है, तो उससे मैं विदाउट डी रोल वाले की फेयर वैल्यू तो ले नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे ये इसके अंदर एडजस्टेड है, मतलब कि इससे रिड्यूस हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो निकाल देता हूँ। ओके, तो 1,15,000 में से 11,600 गए, तो 1,26,600 रुपये क्या कर रहे हैं, मेरी असेट की ग्रोस वैल्यू देने को तैयार है। और नेट में देने हो, मतलब कि उन्हें सिर्फ अगर असेट खरीदनी हो तो वो इतना रुपये दे रहे हैं। ओके, और असेट विथ लाइबिलिटी खरीदनी हो ना, तो फिर वो मुझे इतना रुपये देंगे नेट। ओके, तो 1,26,600 में से 11,600 की लाइबिलिटी भी गई, तो 1,15,000 रुपये वो नेट मेरे को क्या दे रहे हैं, उस असेट के लिए दे रहे हैं। तो सी, अब 1,26,600 रुपये होना चाहिए। ओके, और कैरिंग वैल्यू आ कितना रहा था इस दिन, 90,000 का कैरिंग वैल्यू आ रहा था ना, कितने का आ रहा था, कितना टाइम हुआ है, 1 अप्रैल 2001 से 31/3। अब ये 31/3 कौन सा है, 2004, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 सालों का डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना है। 3 सालों का अगर आप करो तो यहाँ पे एक 20 को 2 पार्ट में बांट दो, 1,10,000 और एक सिर्फ 10,000। ओके, 10,000 पे तो इंटरेस्ट चढ़ेगा, और 1,10,000 है उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। और जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे पूरे पे ही होगा, सॉरी, 1,20,000 डिवाइड बाई 40, तो आया कितना, 3,000 रुपये। 3,000 इंटू 3 महीने यानी कि 9,000 रुपये हैं यहाँ पे हो जाते हैं, राइट। तो 9,000 का यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट होगा। सी, जो वैल्यूएशन है वो आफ्टर डिडक्शन 11,600 फॉर डीप कमीशनिंग कॉस्ट है, जो कि किसी भी प्रकार का ओरिजिनल एस्टिमेट में चेंज नहीं कर रही है। आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 ईयर्स डिस्काउंट, और 3 साल का डिस्काउंट करने के बाद में ये अमाउंट आ रही है। तो सी, 1,26,600 रुपये है मेरे। ओके, 11,600 मेरे डी रोल के एक्सपेंडिचर है, तो नेट एसेट मेरी 1,15,000 की होनी चाहिए। लेकिन है कितनी मेरी नेट एसेट, सिर्फ 9,000 रुपये की। 9,000 की है ना सिर्फ, सॉरी 9,000 ना हमारा 90,000 है ना ये सिर्फ, नहीं ये 9,000 ही है। 9,000 को 1,20 से गया तो 1,11,000 बचा, तो है कितनी मेरी एक्चुअल में, 1,11,000 रुपये की, राइट। तो सी, आंसर में दिखाता हूँ आपको, 1,11,000 की है वो क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे नेट बुक वैल्यू आ जाएगी रिवैल्यूएशन के बाद में। ये वाला पार्ट समझ आ गया, मतलब कि ये वाला पार्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जहाँ पे अपन जल्दबाजी नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1,15,000 में 11,600 ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ओके, तो ये क्या है, नेट अमाउंट हो गई, नेट अमाउंट है। ओके, तो ग्रोस कितना दे रहा है वो हमें सिर्फ असेट के लिए इतना वैल्यू दे रहा है। ओके, तो असेट के लिए 1,26,600 दिया, उसमें 11,600 रुपये लाइबिलिटी के भी हैं, उसने अपन से रिकवर किए, तो नेट में वो हमें 1,15,000 रुपये देने वाला है, तो जिसको हमने यहाँ पे अकाउंट फॉर किया है। अब 1,15,000 जो देगा ना, उसकी रियल में वैल्यू कितनी है, इसमें हमने कहा कि देखो 1,20,000 की वैल्यू थी, उसमें 9,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो असेट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 1,11,000 रुपये है वो मेरी क्या रही है, असेट की कैरिंग अमाउंट यहाँ पे आ रही है, राइट। वही इसने कहा कि जो नेट बुक वैल्यू है वो 1,11,000 यहाँ पे आ जाएगी, राइट। अब 1,11,000 से 1,15,000 का वैल्यू होना, यानी कि 4,000 रुपये का यहाँ पे क्या है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है। ओके, मैं इनका सबका ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि कौन सा कहाँ कहाँ जाएगा। सी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाईलाइट किया कि यहाँ पे ये जो 9,000 है ये 3 ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो ये पीएनएल में चला गया ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी चला गया, मेरे को कुछ माथापच्ची नहीं करनी। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू और ये नेट बुक वैल्यू विथ डिफरेंस है 4,000 रुपये, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, और ये किस में होता है, ओसीआई के अंदर, क्योंकि ये कोई भी मेरा मॉनेटरी गेन यहाँ पे नहीं होता है, राइट। और बाकी सबको मेरे को कंप्लायंस पर्पज से कंटिन्यू रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे आपको सिचुएशन दे रखी है, लेट्स गो इनटू द क्वेश्चन अगेन। ऑन 31 मार्च 2005 जो एंटिटी है उसने एस्टिमेट किया कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो प्रेजेंट वैल्यू है डी कमीशनिंग लाइबिलिटी की वो डिक्रीज हो गई 5,000 में। ओके, और ये कब असेस किया इन्होंने, 2005 के अंदर, यानी कि 31/3/4 और 1 साल बाद में ही
कितने साल, 1 साल बाद में ही कितना हो गया, यानी कि सी यहाँ पे मैं आया 31/3/5 को। ओके, 31/3/5 को पहली चीज़ मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है बुक्स में, किसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है मेरी बुक्स में, किसकी देखनी है मुझे, कैरिंग वैल्यू एसेट की देखनी है, जो कि कितनी आ रही है, 1,15,000 रुपये की वैल्यू थी। ओके, और बचे हुए कितने साल थे अभी तक, 2002, 3 और 4, 3 साल बीते थे और 40 साल थे, यानी कि 37 साल और चलना था, राइट। तो 1,15,000 डिवाइड बाई 37, यानी कि ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, 3,108 रुपये का डेप्रिसिएशन। ओके, वही मैं दूसरी चीज़ कहूँ कि इसकी मेरी कैरिंग वैल्यू तो आपने मुझे बता दी कि कैरिंग वैल्यू मेरी इतनी आ रही है। ओके, और तो मेरी कैरिंग वैल्यू ओपनिंग है ये, ठीक है, और ये मेरा डेप्रिसिएशन है, और ये मेरी क्लोजिंग क्या आ रही है उसकी, 1,15,000 माइनस 3,108 रुपये, तो ये आया 1,11,892 रुपये, राइट। अब 1,11,892 का मेरा जो क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है, ओके, वो डिक्रीज़ हुआ है 5,000 रुपये पे। एंटिटी ने एस्टिमेट किया है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है इसके कारण जो प्रेजेंट वैल्यू है डीकमीशनिंग लायबिलिटी की वो डिक्रीज़ हुई है बाई ₹5,000 रुपीज़। सी, अब यहाँ पे अगेन इसमें से 5,000 की वैल्यू वो फिर से रिड्यूस हो जाएगी, एंड अब कितनी वैल्यू आने वाली है, -5,000 करोगे आप तो 1,06,892 रुपये की यहाँ पे आपकी क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आने वाली है। सी, ये वाली अमाउंट मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये हो रही है, बस इन्होंने क्या किया यहाँ पे अगेन राउंड ऑफ कर दिया है, हमने इसको फिगर में लिया है 106,892 यानी 106,900 के बराबर होता है, इन्होंने 1,07,000 कंप्लीट अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो सी, यहाँ पे एसेट का वैल्यूएशन हमारा 126,600 हुआ था, उसमें से डी रोल के गया 11,600, तो 1,15,000 का वैल्यू आया था। ओके, उस टाइम ये मेरा ट्रीटमेंट हो गया। ओके, उसके बाद में नीचे देखो यहाँ पे मेरा कितना आया था 3,108। ओके, ये कैसे आया था 1,26,600। ओके, यहाँ पे मैंने दोनों को नेट करके ले लिया 1,15,000 वैल्यू पे, लेकिन वो मेरा लाइबिलिटी का ही वैल्यू अलग रहेगा ना, मतलब मेरा बैलेंस शीट के अंदर तो 2 आ रहा है ना, बैलेंस शीट में 2 कैसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे एसेट आ रहा है 1,26,600 का, और यहाँ पे डी रोल का प्रोविज़न आ रहा है। ओके, वो कितने का आ रहा है 11,600 का। अब ये 1 साल से 5% के लिए बढ़ा दो, और ये मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन और रिड्यूस हो जाएगा। 1,26,600 डिवाइड बाय 37 किया तो ये आया मेरा 3,422। ओके, वही मैं 11,600 प्लस 5% भी करा तो ये आया मेरा 12,180। 12,180 माइनस 11,600, तो 580 का मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 11,600, तो ये कुछ हो रहा है 12,180। ओके, वो 12,180 इंटरेस्ट की अमाउंट है मेरी, यहाँ पे 1,26,600 माइनस 3,422, तो ये मेरा कितना है 123,178 रुपीज़ है। वो मेरा किसका आ गया, एसेट का कैरिंग वैल्यू आ गया, ये मेरा डी रोल का कैरिंग वैल्यू आ गया। तो सी, इन्होंने यही कहा कि आपका 3,420 तो किसका आ जाएगा, इसका। ओके, और रेड पेन या 3,420 ये, और 580 यहाँ पे इन्होंने 600 ले लिए, यहाँ पे 3,420 लिए हैं राउंडिंग ऑफ करके। ओके, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगा। ओके, ऑन 31 मार्च 2005 जो डीकमीशनिंग की आएगी, ठीक है, लाइबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,180 को इन्होंने 12,200 ले लिया है, मतलब इन्होंने राउंडिंग ऑफ बहुत किया, तो इसके कारण थोड़ा इश्यू आ सकता है। ओके, और उसके बाद उसके कारण बताओ मेरे को क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है, 3,420 से अगर मैं करूँगा तो 1,26,600 माइनस 3,420 किया भी तो ये आएगी मेरी 1,23,180 रुपये। ओके, वही मेरा यहाँ पे डी रोल भी आ गया 12,200 का। ओके, तो अब बताओ मेरी कितनी आएगी माइनस 12,200, तो मेरी आ रही है 1,10,980 रुपये। ओके, और ये कह रहा है कि 5,000 से और मैं राइट ऑफ कर दूंगा, तो बताओ -5,000 क्या, क्यों, क्योंकि इतना मेरे को डी रोल नहीं लग रहा, तो डी रोल की वैल्यू भी 5,000 से कम हो जाएगी यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी 7,200 रुपये। ये मेरी डी रोल की कॉस्ट है,
और एसेट की वैल्यू आ जाएगी अभी 1,05,980। ओके, सी 3420। ओके, 5,000 5,000 7,000 1,07,000 7,200। ये ना थ्योरी को मत पढ़ो, फिगर सारी मैच करो, बस अपने अकॉर्डिंग आंसर करके आना। 3420 3420 12600 ये सब। अब मैं लास्ट लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन की, जो मैंने छोड़ रखी थी। ये कह रहा है कि अब एसेट की जो फेयर वैल्यू है ना वो कितने की 1,07,000 है, वो भी नेट ऑफ अलाउंस है। तो सी अभी कितनी आ रही है 1,05,980 रुपये तो एसेट की वैल्यू आ रही है, और 7,200 का उस पर क्या है डेप्रिसिएशन। ये मेरा क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, नेट ऑफ एन अलाउंस फॉर द रिड्यूस्ड डिकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। तो इसकी कितनी आ रही है 1,07,000 रुपये। सी इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि 1,07,000 रुपये मेरी वैल्यू वैसे आ रही है। ओके, 1,07,000 रुपये मेरी वैल्यू वैसे आ रही है, और उसमें मेरी 7,200 की डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी, तो 1,14,200 हुआ। ओके, और उसमें से मेरा कैरिंग वैल्यू कितना आ रहा है 105,890। आप घटा दोगे तो जो भी डिफरेंसेस आएगा ना, तो 1,06,000 गए, तो 8,210 रुपये के अराउंड की कुछ डिफरेंस आएगा, जिसके इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज़ की एंट्री की है, रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट टू एसेट की यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन था। थोड़ा क्या मतलब बहुत सारा यहाँ पे, एक तो राउंडिंग डिफरेंस के कारण बहुत का डिफरेंस आ सकता है। ये क्वेश्चन है ना ऑलरेडी मई 19 की एमटीपी में भी आया था, एंड देन कई बार एमटीपी आरटीपी में आया है, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं इस क्वेश्चन को नहीं पूछा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एक तो राउंडिंग ऑफ के कारण यहाँ पे डिफरेंस आएगा। एक जो ना फेयर वैल्यू आप लोगे, जो आप फेयर वैल्यू लोगे ना, वो आपको कैसे लेनी है, यहाँ पे हमेशा ग्रोस में लेनी है एसेट के केस में। ओके, एंड सेम आपको बोथ वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट रखनी है। पहली आपकी आ गई कैरिंग वैल्यू किसकी, आपकी एसेट की, और एक आपकी डी रोल की लाइबिलिटी की। ओके, उस पर इंटरेस्ट भी रेगुलरली चढ़ाना है। ओके सॉरी, एसेट में से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना है, एंड डी रोल पे आपको इंटरेस्ट रेगुलरली चढ़ाना है, और फिर पीरियडिकली एडजस्टमेंट। और मतलब करना कैसे है, लाइक 1/4/21 को क्या हुआ होगा। ओके, उस दिन का ओपनिंग कितना था। ओके, ओपनिंग कितना था उस दिन, मेरे ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, और फिर मेरा क्लोजिंग क्या बच रहा है। फिर दूसरे बाद में आप चालू करो कि 1 अप्रैल 21 की बात है, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे ही ओपनिंग, ट्रांजेक्शन एंड क्लोजिंग। तो इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद में अपन करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी अमाउंट्स आपकी वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। 25 में एच लिमिटेड है ना, उन्होंने एक आइटम परचेज किया है पीपी का, जिसकी कॉस्टिंग 100 मिलियन रुपीज़ है, जो कि 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। एंटिटी की एक कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है, जो कि 5 मिलियन के ऊपर है, एस्टिमेट की गई है एट द एंड ऑफ 10th ईयर, कि भाई 10 साल के एंड पे है ना वो 5 मिलियन आपको पे करने पड़ेंगे। कोई नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा होगा ना, यहाँ पे 8% की रेट तो दे रखी है, लेकिन फैक्टर नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे भाई, और क्या है। 10 साल का दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे ये बोल रहा है, नहीं दे रखा ना, 10 साल के ऊपर आपको दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, तो आप निकाल लो, कोई बात नहीं है। कैसे निकालोगे, आपने क्या 1/1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ओके, इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आ गया आपका 2.32 मिलियंस। ओके, तो 2.32 मिलियंस आज की डेट में क्या है, इसकी लाइबिलिटी की वैल्यू होनी चाहिए डी रोल के लिए। कॉस्टिंग कितनी है 100 की। ओके, 100 की और 2.32 इसकी लाइबिलिटी, तो 102.32 है अभी तक इसकी कॉस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। आपको डिटरमाइन करना था कि कैरिंग वैल्यू क्या होगी आइटम ऑफ पीपीई की एंड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी की प्रत्येक साल के अंदर, जब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है इन द एक्सपेक्टेड डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टाइमिंग होगा ना इनकरिंग द डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस और द डिस्काउंट रेट। ओके, तो मतलब ये कह रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमें ये बताइए कि कैरिंग वैल्यू क्या आएगी हर साल के एंड पे। तो ये कहना आप ऐसे टेबल बना लेना, टेबल लाइक कैसे,
मतलब इसमें पूछा कुछ नहीं है, बस आपसे वर्किंग करवाना चाहता है। ये कह रहा है कि आप ईयर लिखो, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। फिर आपको दो चीज़ें रखनी है, एक तो असेट के रिगार्डिंग और फिर एक डी रोल के रिगार्डिंग, ओके। ठीक है, ये इनकी ओपनिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। ये असेट के केस में डेप्रिसिएशन आएगा और ये इसकी क्लोजिंग आ जाएगी। यहाँ पे इसकी ओपनिंग आएगी, यहाँ पे उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा, ओके, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आना है। ओपनिंग वैल्यू एसेट की कितनी है, 100 है, ओके। और फिर यहाँ तक पहुँचेंगे अपन, यहाँ पे 2.32 है। फिर हमने डी रोल का हमारे इंटरेस्ट का रेट क्या है यहाँ पे @8%, ओके। तो पहले साल का मैं लगा के दिखा देता हूँ, इंटू 8% किया मैंने, तो यह 0.1856, ओके। और फिर वो प्लस कर दो 2.32 के अंदर, तो ये अगर मेरा 2.5056। अब ये मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 2.5056। इसके ऊपर अगेन 8% से इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आया मेरा 0.20045, ओके। और फिर ये इसमें प्लस हो जाएगा और इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 100 10 साल में राइट ऑफ होनी है, तो 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ओके। तो यहाँ पे 90 80 70 60, ओके। आप समझ रहे हो ना, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ओके। तो ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सी इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसका था, पहले पार्ट का, ओके। सेकंड में क्या बोला, एट द एंड ऑफ ईयर 4 अगर एंटिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो कैश आउटफ्लो होगा ना ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन, वो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट वो 8 मिलियन होगा इन प्लेस ऑफ 5 मिलियन। तो ये प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होगी इसकी, क्योंकि इनको एक्सपेंडिचर है वो रीअसेस किया इन्होंने, एक्सपेक्टेशंस में चेंज हुआ है, मतलब एस्टिमेट चेंज हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी 4th ईयर में अपन देख लेंगे, लाइक इसी को कंटिन्यू करते जाते हैं, ओके। ये आया 2.70605, ओके। इसके ऊपर अगेन 8% लिया मैंने, 0.2165 हुआ मेरा, एंड फिर मैंने इसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया मेरा 2.923, एंड फिर 2.923 को मैंने फिर से इसके ऊपर 8% लिया, तो यह है मेरा 0.234, एंड फिर से मैंने इसको प्लस कर दिया, तो ये मेरा आया 3.156, ओके। तो सी 4th ईयर के एंड में ये वैल्यू आ रही है, ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4th के बिगिनिंग में ये है और एंड में ये आ रही है। सी अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर 4 अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि इसका आउटफ्लो 5 मिलियन से अब 8 मिलियन हो गया, तो सी 8 मिलियन कब होगा, 10th ईयर के एंड में, ओके। 8 मिलियन होगा। तो अब भी चौथे साल के एंड पे आप खड़े हो, तो कितने साल बचे, 5 6 7 8 9 10, यानी कि 6 ईयर के अंदर है। 6 ईयर में आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 8 मिलियन, ओके। आपकी रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, अगेन 8% है। तो बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि इस दिन कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो सी 1/1.08, और अपन करेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ आता है 0.63, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.6302 इंटू 8 मिलियन मैंने किया, तो ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू, जो कहती है 5.04 मिलियन, ओके। तो मतलब मेरी अभी तक कम्युलेटिव कैचअप बेसिस के ऊपर मेरी, अगर मैं यहाँ पे कम्युलेटिव कैचअप बेसिस फॉलो करूँ, कम्युलेटिव कैचअप बेसिस फॉलो करूँ, कम्युलेटिव कैचअप बेसिस अगर मैं फॉलो करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग 4th ईयर के एंड में, जो कि मेरा रिवाइज एस्टिमेट है 8 मिलियन वाला, उसके अकॉर्डिंग मेरा 5.04 मिलियन जो है उतने का लाइबिलिटी बुक हो जाना चाहिए था। मेरा हुआ है 3.156 का, मतलब मेरे को एडिशनली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना जो लाइबिलिटी है वो बुक करना पड़ेगा, ओके। कब करूँगा, 4th ईयर के एंड में ही करूँगा। कितना करूँगा, 5.04 माइनस 3.156, यानी कि 1.885 मिलियन से मैं यहाँ पे लाइबिलिटी को और इंक्रीज कर दूँगा, ओके। ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेट्स सी ICA का आंसर कहाँ है, कहीं अपन ने कोई गलती तो नहीं की है।
ओके सी, यहाँ पे ना इन्होंने 2 डिजिट में ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये कितना है 3.15 मिलियन का बैलेंस आ रहा है। ओके, ये तो नॉर्मली आपको समझ आ गया ना। सी यहाँ पे 3.15 ही आ रहा है, मतलब ये पहले का जो ए का आंसर था वो तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट इन्होंने 10.23 ली है। 23 कैसे लिया है? ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ एसेट की वैल्यू 100 लिया है, वो आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब ऊपर मैंने लिखा भी था 102.32 हो गई है अभी। सी यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी था क्वेश्चन, हाँ ये रहा, मैंने लिखा था एसेट की कॉस्ट 102.32 हो गई है, तो अब ये वाली राइट ऑफ होनी है। ठीक है, मैंने गलती से 100 वाली कर दिया है, कोई बात नहीं, वो एक अच्छा इश्यू नहीं है। ओके, यहाँ पे ए वाला पार्ट में तो कुछ भी नहीं था। बी जो पार्ट था वहाँ पे सी 1.89 मिलियन की इन्होंने एडिशनल लाइबिलिटी है वो रिकॉग्नाइज की गई है। 5.04 मिलियन की होनी चाहिए थी 3.15 की। तो सी यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा कि डायरेक्टली 5th ईयर के एंड में इन्होंने कितनी कर दी, 5.04 बिगिनिंग में आ गई, एंड देन डिस्काउंटिंग करके फिर आगे वाली पूरी टेबल इन्होंने बना दी। तो 1.89 था, अपना कितना निकल के आया 1.885, यानी कि ये 1.89 ही है राउंडिंग ऑफ में। तो ये एकदम करेक्ट है, समझ गए। ये क्वेश्चन भी आएगा तो इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस एक बार आपको अच्छे से करना है। एंड कोई भी डाउट हो आप अपने भाई को पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आने वाला है तो जस्ट वेट एंड चिल। देखिए ओपनिंग अमाउंट जो पीपी की है वो ईयर 5 के अंदर वो कंप्यूट की गई है 63.28 मिलियन रुपीज़, ग्रेट। जो कैरिंग अमाउंट है वो 61.3239 मिलियन है ईयर 4 में, प्लस इंक्रीज हुआ है 1.89 मिलियन से। ये अपन ने सारा नोट कर लिया था, वही इन्होंने बताया कि भाई कितना यहाँ पे क्या रहने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, जो कि वेयर हाउस एक्सचेंज वाला है। एक्स जो होता है उसके पास में एक वेयर हाउस है जो कि उसकी फैक्ट्री के पास में है, वाई के पास में भी एक वेयर हाउस है जो कि एक्स की फैक्ट्री के पास में है। मतलब कि ये एक्स का एरिया है और ये वाई का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वेयर हाउस है, ओके, और यहाँ पे सेम वाई का वेयर हाउस है। तो फिर दोनों क्या कहते हैं कि ये कैंसिल करते हैं, ये तू रख ले और ये मैं रख लेती हूँ। तो बताओ यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसके अंदर किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ओके, नॉन मॉनेटरी है, प्लस सेकंड यहाँ पे कोई भी कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब कि कोई भी आपका ना बेनिफिट हो कॉमर्शियली, वो नेचर नहीं है यहाँ पे। तो बस आपने अपनी सुविधा के लिए एक्सचेंज कर लिया है, सब चीज़ें एकदम डिटो है, ओके। तो जितने पे दे रहे हो ना आप अपना वेयर हाउस, लाइक एक्स का वेयर हाउस की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, क्या कितनी थी, एक्स की जो 1 लाख रुपए थी, ठीक है, वो कैरिंग वैल्यू थी एंटिटी एक्स के वेयर हाउस की, और वो फेयर वैल्यू कितनी थी 1,25,000। तो अगेन दोनों अपनी कैरिंग वैल्यू पे बुक कर लेंगे, 1 लाख के ऊपर ही कर लेगा। और जो वेयर हाउस एंटिटी वाई वाला है वो यहाँ पे दे रखा है कि उसकी एंटिटी वाई के लिए ना 1,20,000 था, उसको 1,25,000 का मिल गया, और साथ में इसको कैश भी मिला है। तो कैश मिला है तो फिर वहाँ पे उसके लिए कॉमर्शियल सब्सटेंस आ गया, तो वो कैश की सेपरेटली यहाँ पे अकाउंटिंग दिखा दी है। इसको एक बार पढ़ लेना, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना, ओके, इसने ना 1 लाख की एसेट दी है, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। सी यहाँ पे क्या बोलता है कि जब भी आइटम ऑफ पीपीई है ना, अगर वो एक्सचेंज करते हो आप नॉन मॉनेटरी एसेट के या फिर एक कॉम्बिनेशन होता है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी एसेट का, तो कॉस्ट जो होगी ना ऐसी पीपी की वो मेजर किस पे करेंगे अपन, फेयर वैल्यू पे। लेकिन कब नहीं करेंगे, अनलेस किस पे करते हैं अपन, नॉर्मली फेयर वैल्यू पे करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे अगर या तो उसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फिर जो एसेट रिसीव या गिवन है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ओके। तो उस केस में अपन कैरिंग वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, रिस्क टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द एसेट रिसीवेबल डिफर्स फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द एसेट ट्रांसफ़र। तो नॉर्मली बोला है कि नॉर्मली जो एसेट हमने दी है और जो ली है उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। जो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है प्रोपोर्शन की, वो ऑपरेशन अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिलेटिव है टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सचेंज्ड।
और इसीलिए जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस उसमें लीक हो रहा है एंड कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नॉट एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज बिकॉज जो फैक्ट्रीज है वो लोकेट की गई है सेम विसिनिटी के अंदर और ये सेम पोजीशन में है एज इट वाज बिफोर द ट्रांजेक्शन। तो बिफोर द ट्रांजेक्शन ये जैसे थी ये वैसे की वैसे ही है, इसीलिए एंटिटी एक्स वो रिकॉग्नाइज करेगी एसेट को जो इन्होंने कैरिंग वैल्यू पे दी है ना एसेट उस वैल्यू के ऊपर, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर ही, फेयर वैल्यू पे नहीं, कैरिंग वैल्यू पे। और यहाँ पे साथ साथ में जो उसने क्या किया 1 लाख की एसेट दी है लेकिन उसके अगेंस्ट में एक तो उसको एसेट मिली है दूसरी और साथ में क्या मिला है उसको कैश मिला है 5,000 का। तो 5,000 तो 1 लाख में से कम हो गया तो 95,000 के ऊपर वो एसेट को दिखाएगा यहाँ पे। गॉट इट। एंटिटी वाई सेम 95,000 का वो दिखाएगी आउटफ्लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एंटिटी एक्स ने परफॉर्म किया एक रिवैल्यूएशन। ओके, ये ग्रोस कैरिंग अमाउंट है, ये आपका मेरा लगता है मैंने सेम क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखा है, वही है। ग्रोस और नेट कैरिंग वाला डिफरेंस है, आप खुद कर लेना, सेम एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, बस यहाँ पे एंट्रीज दे रखी है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, एंटिटी का ना फॉलोइंग आइटम ऑफ पीपी आपको दे रखा है, जो प्रॉपर्टी ए है, बी है, सी है, डी है, E1 से E10 है, फिर इक्विपमेंट ए है, इक्विपमेंट बी है, फर्नीचर फिटिंग है, शॉप फिक्चर्स हैं और बहुत सारी क्लास ऑफ पीपीई है। तो बताओ कि कितनी एंटिटी है वो डिस्क्लोज करेगी। तो सी, यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्लास ऑफ असेट कौन कौन से हैं। ओके, क्लास ऑफ असेट जितने टाइप के होंगे ना, मतलब जितने टाइप की नेचर ऑफ असेट होगी अपन को उतने बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पेन लेता हूँ विच इज़ ब्लू कलर। ओके, तो ब्लू कलर के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी ए जो है वो एक वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है। तो वैकेंट प्लॉट मतलब पड़ा है, ज़मीन खाली पड़ी है, तो ये अपने आप में एक सेपरेट अलग ही क्लास ऑफ पीपी हो गया बिकॉज इसका बाकी सब चीज़ों में यूज़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नया एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बनेगा तो ठीक है, तब बन जाएगा तो वो इंक्लूड हो जाएगा बिल्डिंग्स में, लेकिन अभी तक एक लैंड है और लैंड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अलग है। साथ साथ में इसका यूज़ अलग है। ओके, लैंड फिल साइट है। ओके, अगेन ये भी एक दूसरी टाइप के एसेट्स है। ये तीसरा है ना वो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स है। तो ये और ये तो दोनों सेम ही हो गए। ए प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर डायरेक्ट सेल ऑफिस बिल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ये और एक ये तीनों सेम से आ गए हैं। ठीक है, E1 से E10 है, ये सारा एक में ही आ गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, ये भी एक में आ गई है। पॉइंट ऑफ सेल्स कंप्यूटर सिस्टम इन ईच ऑफ द रिटेल आउटलेट्स, कि हर एक में कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, हो चाहिए, ये दोनों ही एक में आ गए ना, कंप्यूटर सिस्टम ये दोनों तो। ओके, अगर दोनों का नेचर अलग है ना कम्प्लीटली तो फिर नहीं आएंगे। ओके, फिटिंग फिक्सचर्स या फिर शो फिक्सचर्स हो गए, ये एक में ही आ गए। और तो इस तरह से 1 2 3 4 5 अच्छे तरीके के अकॉर्डिंग ये करेंगे। तो सी, टू आंसर द क्वेश्चन वन मस्ट मेक ए मटेरियलिटी जजमेंट। तो आपको मटेरियलिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा और ये अगेन जजमेंट पे डिफर कर सकता है। ए क्लास ऑफ एसेट इज डिफाइंड एज ए ग्रुपिंग ऑफ एसेट of a similar nature and use in an entity's operation. जो nature of land है without a building is different to the nature of the land with a building. नॉर्मल सी बात है भाई, एक जो लैंड का नेचर आएगा बिल्डिंग के साथ में और एक जो लैंड का नेचर आएगा बिना बिल्डिंग के, तो दोनों अलग अलग नेचर है, दोनों का यूज़ अलग है, दोनों का पर्पज़ अलग हो सकता है, तो दोनों अलग अलग क्लास ऑफ एसेट रहेगी। ओके, जो कॉन्सिक्वेंटली जो लैंड विदाउट बिल्डिंग इज ए सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। तो सी, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लैंड विदाउट ए बिल्डिंग इज ए सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। तो सी, यहाँ पे जो लैंड दे रखी थी ए प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, ए प्लॉट ऑफ लैंड, लेकिन इसके ऊपर एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है तो ये एक सेपरेट रहेगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो ये एक हो गया। ओके, यहाँ पे भी डायरेक्ट सेल्स ऑफिस बना हुआ है, ये भी इसी के अंदर आ गया। ओके, ये एज ए लैंड फिल साइट्स है। ओके, तो ये अपने आप में एक हो गया। ओके, फर्दर मोर जो नेचर ऑफ यूज ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज ए लैंड फिल साइट है वो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैकेंट लैंड। तो ये दोनों भी इसने अलग अलग कर दी, इसने कहा नहीं मिक्स नहीं करना। इसका जो लैंड फिल साइट है
वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको अलग पर्पज़ से यूज़ करूँगा और नॉर्मल लैंड को अलग पर्पज़ से यूज़ करूँगा, तो ये दोनों भी डिफरेंस है। इसीलिए एंटिटी डिस्क्लोज करेगी प्रॉपर्टी ए को सेपरेटली। एंटिटी मस्ट अप्लाई जजमेंट टू डिटरमाइन वेदर द एंटिटीज रिटेल आउटलेट्स आर सफिशिएंटली डिफरेंट इन नेचर एंड यूज फ्रॉम द ऑफिस बिल्डिंग एंड थस, अगर हाँ इसके जो नॉर्मल ये भी अब आउटलेट्स है ना, सी एक तो ये बिल्डिंग हो गई थी, अब ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं ये भी एक डिफरेंट में आ जाएंगे, ओके, बिकॉज इनका सेपरेट यूज़ हो सकता है, अलग से नेचर है इनका। कंप्यूटर इक्विपमेंट इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए यह एक सिंगल सेपरेट क्लास ऑफ एसेट में आ जाएगा। तो इक्विपमेंट ए और बी तीनों इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। फर्नीचर एक में आ जाएगा, बस ये दोनों भी एक में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहाँ पे क्लास ऑफ एसेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ह्यूमन लिमिटेड है, उसने परचेज किया मशीनरी को 1 अप्रैल 2001 में। ग्रेट। यहाँ पे कितने रुपए में उन्होंने खरीदी है? रुपए 30 लाख के अंदर है वो इन्होंने यहाँ पे पीपी को खरीदा है, जो कि रिफ्लेक्ट किया है इन इट्स बुक्स एट WDV। और किसके ऊपर आ रही है? WDV के ऊपर आ रही है, जो कि 17,50,000 रुपये है 1 अप्रैल 2006 को। ग्रेट। जो कंपनी है उसने एस्टिमेट किया है एक अपवार्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2006 टू अराइव एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। हेवन लिमिटेड अवेल द ऑप्शन गिवन बाय इंडियस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड बाय एन इंटरप्राइज, कि भाई ये इंटरप्राइज के द्वारा यूज़ की जाएगी। सी मशीनरी कितनी थी? 1 अप्रैल को 30 लाख की, ओके। बुक्स में उसकी WDV 2006 को, यानी कि 1 से 2 3 4 5 6 5 सालों बाद में 17,50,000 आ गए। 30 लाख से 17,50,000। ग्रेट। जो अपवार्ड रिवैल्यूएशन हुआ वो 1 अप्रैल 2006 को बोला कि 10%, तो 17,50,000 की कैरिंग वैल्यू आ रही है, इस पर 10% का अपवार्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो कितने का हुआ? 1,75,000 रुपये का यहाँ पे प्लस हुआ, ओके। उसके बाद में ह्यूमन लिमिटेड ने ऑप्शन है कि भाई इंडियस के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र करेगा सरप्लस को एज द एसेट इज़ यूज्ड बाय एनी इंटरप्राइज, कि ये एसेट है वो यूज़ की जाएगी इंटरप्राइज के द्वारा। 1 अप्रैल 2008 के अंदर जो मशीनरी है वो रीवैल्यू की गई डाउनवर्ड बाई 15% एंड कंपनी ने री एस्टिमेट किया मशीनरी की रिमेनिंग लाइफ को टू बी 8 ईयर्स, ओके। मशीनरी को रिवैल्यू किया आपने डाउनवर्ड बाई 15%, कोई इश्यू नहीं है, ओके। मतलब कि 2 सालों बाद में फिर से 15% किया। तो मतलब एक तरह से कहानी क्या है पता है आपको? कहानी यहाँ पे ये आ रही है, पहले आपने अपवार्ड किया, फिर आपने रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया, तो अब कितना रिवैल्यूएशन लॉस का वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करोगे सबसे पहले, एंड देन बचे हुए को PNL में लेके जाओगे। एंड साथ में मशीनरी की लाइफ को भी रीअसेस किया है, तो यहाँ से अब इसका डेप्रिसिएशन भी चेंज होने वाला है। 31 मार्च 2010 को मशीनरी 9,35,000 रुपये में बिक जाती है। कंपनी ने डेप्रिसिएशन SLM पे चार्ज किया था, तो आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना है और साथ में दिखाना है कि भाई किस तरह से ये सारे ट्रांजेक्शन ओवर द यूजफुल लाइफ है वो रिकॉर्ड होना है। तो सेम आपको बना के ही दिखा देता हूँ, ओके। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, ओके। यहाँ पे अपन कब खड़े हैं? सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 को, ओके। 1/4/2001 को टू बैंक किया मैंने, कितने की आ गई भाई? ये मेरी 30 लाख रुपए की, ओके। 30 लाख की मेरी असेट आ चुकी है बुक्स में, ओके। और इसकी 1/4/2006 को जो WDV आ रही है वो कितनी है? 17,50,000, ओके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाई डेप्रिसिएशन रहा होगा, लेकिन बाई बैलेंस CD कर रहा हूँ। और डायरेक्टली कब का कर रहा हूँ? यहाँ पे डायरेक्टली मैं 31/3/2006 को बाई बैलेंस CD कर रहा हूँ। कितना? 17,50,000। ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग, ओके। अब 1/4/2007 को, ओके, टू बैलेंस BD में कर सकता हूँ यहाँ पे 17,50,000 सी, लेकिन यहाँ पे 17,50,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। यहाँ पे कितना होगा? इसी दिन पे मैंने बाई रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कर दिया और वो कितना किया है? 1,75,000 रुपये किया है। तो कितना हो गया? 17,50 में ये भी ऐड कर दो आप, तो ये आ गया मेरा 19,25,000 का अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओके। ग्रेट। यहाँ पे मैं RR अकाउंट भी बना लेता हूँ साथ में, ओके। RR अकाउंट में सी, यहाँ पे
कब आई अपन 31/3/6 को बाई मशीनरी अकाउंट। ओके, कितना 1,75,000 रुपये, ये मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या बोला इसने बोला कि कंपनी ने एस्टिमेट किया अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1/4/6। ओके, तो 1/4/6 को एसेस किया है क्या? ओके, तो मतलब एक साल पीछे की डेट ले लेता हूँ मैं, 31/3/5 की डेट है ये, और ये 6 की डेट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 19,25,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पहुँच गई 1 अप्रैल 2008 को। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका बाई डेप्रिसिएशन कर देता हूँ। ओके, फिर बाई बैलेंस CD। ओके, और ये कब कर रहा हूँ मैं? 31/3/2008 को कर रहा हूँ। ओके, तो 31/3/7 और 31/3/8, यहाँ पे मेरे को 2 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ज़रा बताओ मुझे 2 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा यहाँ पे? 2 ईयर का डेप्रिसिएशन इन्होंने कहा कि SLM बेसिस पे हम करते हैं। ओके, और जो इसकी PP थी, इसकी लाइफ कितनी थी? टोटल लाइफ कितनी थी PPE की ओरिजिनल लाइफ? हिवन लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी जो कि WDV पे इतने पे आ रही है। कंपनी ने एस्टिमेट किया अपवर्ड रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नहीं दे रखी है आपको, दे रखी है एंड यूज्ड बाय एन एंटरप्राइज। ओके, 1/4/2008 को 15% से इंक्रीज हुआ। कंपनी ने री एस्टिमेट किया लाइफ को टू बी 8 ईयर्स। तो अपन को यहाँ पे लाइफ दे नहीं रखी है, तो सी अपन कैलकुलेट करते हैं। 30 लाख माइनस 17,50,000 क्या? तो मतलब 12,50,000 का इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। वो डेप्रिसिएशन 1/4/1 से 31/3/2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 4 सालों के अंदर 12,50,000 का डेप्रिसिएशन लगाए, तो डिवाइड बाई 4 किया तो हर साल 3,12,500 का डेप्रिसिएशन था। तो 30 लाख डिवाइड बाई 3,12,500 किया तो ये आया 9.6 करके कुछ आया था। ओके, मतलब कि 10 ईयर के अराउंड शायद इन्होंने रखा होगा। यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं बता रखी है, इसी मैं आपको यहाँ पे दिखाता ही हूँ नीचे। ओके, और इन्होंने ईयरली यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। यहाँ पे 30 का 30 आ गया। डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का लिया है। अब वो कैसे लिया है? सी, इन्होंने कहा कि 12.5 लाख का 5 साल में लगा तो 2.5 लाख आया। ओके, एंड 17.5 लाख को 2.5 लाख में और किया तो 7 साल की टोटल यूज़फुल लाइफ है, तो टोटल 12 साल की हो गई। ओके, 30 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख, तो ये 12 ईयर से आए थे, तो 12 में से 5 साल हो गया तो बचे कितने? 7 ईयर और बचे हुए हैं। ओके, तो टोटल लाइफ 12 ईयर्स। उसने ऐसे क्रॉस कैलकुलेशन से किया है, बट मेरे यहाँ पे 260 आया था कैलकुलेटर में, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे 2,50,000 और इसके अकॉर्डिंग 12 ईयर के अकॉर्डिंग हो गया सी। फिर यहाँ पे हर साल 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, कब तक? 31/3/5 तक। ओके, फिर 31/3/6 को है वो यहाँ पे चेंज होगी वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारा नेक्स्ट 1 अप्रैल 2006 को चेंज हो जाएगी ना वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मेरा कितना है? 17.5 लाख आया। 17.5 लाख फिर 1,75,000 ये यहाँ पे ऐड हुआ। उसके बाद में डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेरा चेंज हो गया 2 लाख 2.5 लाख से 2,75,000 रुपये। फिर अगेन ये ऐसे हुआ और फिर ये वाली मेरी एंट्रीज यहाँ पे PNL में आके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अगेन यहाँ तक कोई वो चेंज नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे कौन से ईयर में जाके चेंज हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को। तो 1 अप्रैल 2008 की डेटा देखो यहाँ पे, 1 अप्रैल 2008 को 13,75,000 का ओपनिंग आया था और उस साल इन्होंने एस्टिमेट किया कि 8 साल की लाइफ हो रहा है। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो रिड्यूस हो गई, साथ में इन्होंने बोल दिया कि डाउनवर्ड हुआ था 15% से, तो बाई रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। भाई जब आपने बढ़ाया था तो क्रेडिट ये आया था डेबिट साइड में, अब क्रेडिट साइड में आ गया भाई RR अकाउंट। और कितने से? 13,75,000 के 15% से, तो 13,75,000 इंटू 15%, ये मेरा आ रहा है 2,06,500, जबकि इसने लिए सिर्फ 1,25,000 रुपये। मैंने शायद बैलेंस गलत उठाया है क्या? सी वर्किंग नोट फॉर यहाँ पे
इसने कहा कि 1,75,000 7 साल बड़ा था तो 25,000 से ऊपर गया, ओके, 50,000 का बैलेंस बचा। ओके, मतलब इसने कहा कि यहाँ पे जो 1,25,000 ना, टोटल तो रिवैल्यूएशन इतने से हुआ है 2,06,250, लेकिन इतना तो मेरा जो पहले का बचा हुआ बैलेंस आ रहा है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व का, 1,25,000 तो उतने से राइट ऑफ हुआ है और बचा हुआ पीएनएल में ट्रांसफर हो गया है। तो ये था मेरा रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, क्योंकि ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये पीएनएल में जाएगा। फिर 2010 में इसको 9,35,000 में बेच दिया, जिसका कितना बैलेंस आ रहा था, 10,22,656 में से 1,46,004 में गए तो 10,22,656 माइनस 146,094, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आया बैंक का, ओके, 9,35,000 रुपये। तो डिफरेंशियल मेरा आ गया 58,438 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है वो कंपनी को हुआ है इस एसेट को सोल्ड करने पे, और यहाँ पे इसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ये सारी इंडिया इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग थी। जो मेन पार्ट था ना इसका, वो वाला सिर्फ ये पार्ट था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आएगा ना तो मिनिमम मान के चलो 12 मार्क्स का तो मिनिमम होगा यार ये, क्योंकि इतनी वर्किंग है इसके अंदर। बस ये वाला जो पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया ना, यही बस इसका अच्छा पार्ट था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में से कितना राइट ऑफ होगा, जितना उन्होंने 2 साल का तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, उसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है वो सारा सारा राइट ऑफ होगा, फिर बैलेंस बचा तो पीएनएल में चला जाएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। सारे वर्किंग नोट आपको अच्छे से देखने हैं और एग्जाम्स में करने भी हैं, क्योंकि इनके भी आपको उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी है सारी, ओके, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। ओके, साथ साथ में आपको एक्सट्रैक्ट भी देना है बैलेंस शीट का, पीएनएल का, फाइनेंस कॉस्ट का और इसका, ओके, डेप्रिसिएशन के चार्ज का। हाँ, देखूँ इसके अंदर कुछ नई चीज़ है क्या। इन्होंने कोई एयरपोर्ट का पार्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है एयरक्राफ्ट का पार्ट, बहुत अच्छी बात है। इंजन्स को भी, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सेल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कोई नई प्रोडक्शन लाइन बनानी है एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में, ओके, 1/4/2001 को इन्होंने कहा कि मटेरियल हमारा इतना लगेगा, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी भी हो मेरे को नहीं पता, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा मेरे को इस पर। तो 10,000 में से 20%, ये सॉरी ऑलरेडी ही ये नेट के ऊपर है तो इतना ही लेना है। जो रिकवरेबल है जीएसटी, तो ये पार्ट होगा क्या मेरे कॉस्ट का, नहीं होगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर द 3 मंथ टू 30 जून। ओके, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट थी इनकी, बताओ ये इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन स्टाफ की ये वाली कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। अदर ओवरहेड्स है, अदर है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते तो नहीं ले लेते, डायरेक्टली रिलेटेड है तो ले लेंगे। पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइज़र कंस्ट्रक्शन के लिए ले लो भाई। एक्सपेक्टेड डी रोल की कॉस्ट भी आपको 2,000 की दे रखी है। ओके, जो प्रोडक्शन लाइन में इनकर्ड है, मेक वो रेडी फॉर यूज़ है। ओवरहेड वो 2 महीने के पीरियड का आपको बता रखा है, उसमें अब नॉर्मल कॉस्ट इतना। ये अपन ने पहले भी किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस अपन वहाँ पे ना जो पहले क्वेश्चन किए थे ना उसके अंदर सेम टाइप का आ रखा है। बस वहाँ पे क्या चीज़ थी कि आपसे सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करवा रहा था, यहाँ पे आपसे कॉस्ट तो कैलकुलेट करवाएगा ही, इसके साथ साथ में आपको नीचे डाटा दे दिया कि आपको है वो डेप्रिसिएशन का चार्ज कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे, और कोई भी प्लांट है वो ओकर नहीं होगा, कोई भी इम्पेयरमेंट ओकर नहीं हुआ है ये सोच के। ओके, और अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन तो देखो, कॉस्ट में सिर्फ ये एक एक्सक्लूड करी, ये पूरी की पूरी कॉस्ट आ गई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मेरी प्रोडक्शन लाइन की कैरिंग वैल्यू क्या आएगी, तो वो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके दिखाया है। ओके, डी रोल कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर अपन ऐड करते हैं, तो मतलब ईयर एंड के ऊपर वो ले जा के दिखाया है, और फिर उनको प्रेजेंट कर दिया है बैलेंस शीट में और पीएनएल के अंदर, बस और कुछ नहीं है। हाँ, बस इसका डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट है वो अच्छे से देखना, क्योंकि जितने पीरियड में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद के पीरियड पे ही अपन को लगाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 भी अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन दिख रहा है। एक एंटिटी ने ऑफिशियल ब्लॉक परचेज किया है 50 लाख रुपए का, और उस पर कोई भी नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो पे किया, जो डायरेक्ट लीगल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए की एंड 50,000 की रेस्पेक्टिवली, जब भी वो बिल्डिंग को अक्वायर कर रहे हैं। जो एंटिटी है उसने रीडेवलप किया है बिल्डिंग को, और वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, क्या 2 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, मतलब पहले 1 तल्ला थी अब 2 तल्ला हो गई। ओके, 1 लाख बिल्डिंग के प्लान अप्रूवल पे, ये कंस्ट्रक्शन पे, ये अब नॉर्मल तो पार्ट नहीं होगा, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिफंडेबल परचेज टैक्स है तो 60,000 भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे 9,40,000 ही पार्ट बनेंगे, राइट। तो सी 9,40,000
1 लाख रुपए की कॉस्ट मेरी ये आ गई है। ओके, बाकी 50 लाख पूरा आएगा, 2.5 लाख का ये भी आएगा, 50,000 का ये भी आएगा। तो 50 लाख, 2.5 लाख का ये, 50,000, तीनों कॉस्ट आ गई। उसके बाद में बोला रीडेवलपमेंट हुआ बिल्डिंग का, 1 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हो गया। मतलब सारी चीज़ें नॉर्मली बता रखी है, बस ये पूछ रखा है CFS के अंदर आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाना है। तो SFS में कैसे दिखाओगे आप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज यही है। और CFS के पर्पज़ से क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होगी ना, कि इनका बिजनेस क्या है और पेरेंट का बिजनेस क्या है। इनका ऑफिस ब्लॉक है, सब कुछ दे रखा है। ओके, सी यहाँ पे एंटिटी रेंट आउट करेगी ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग को अपनी सब्सिडरी को। ओके, ऑन ऑपरेटिंग लीज इन रिटर्न फॉर रेंटल पेमेंट्स। तो क्या हो रहा है, पेरेंट सब्सिडरी को ये रेंटल के लिए दे रही है, किसके लिए, रिटेल आउटलेट्स के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी को दे रही है, तो SFS में तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने रेंट के लिए हायर पे दे रखी है। लेकिन वही मैं CFS बनाऊंगा तो मैं और वो एक ही है, तो हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा और वो मेरी PPE के अंदर शो हो जाएगी, राइट। तो बस यही इन्होंने लिखा होगा। वो बिल्डिंग को यूज़ करेगी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इसीलिए लीज आउट प्रॉपर्टी जो सब्सिडरी क्या है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, और इसको वो क्लासीफाई करेंगे एज आइटम ऑफ PPE के अंदर ये चली जाएगी। गॉट इट। इसके साथ में हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं इंडिया 16 के। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब इंडिया 116 के लिए एक बार थोड़ा देख भी लेते हैं कि अपना कितना हुआ, कितना क्या बाकी है। काफ़ी कुछ बाकी भी है, मेरे को पता है। थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई, वरना अभी 2-3 चैप्टर और भी हो जाते। सी अपना फ्रेमवर्क कंप्लीट, इंडिया 1 ख़त्म, 34, 7, 1, 1, 5, 8, 10, 1, 1, 3, 20। ओके, यहाँ तक का मैंने कंप्लीट करा। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने आपको कराया नहीं था, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन मैं इसका करा दूंगा सारे क्वेश्चंस अगेन इससे भी। ओके, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के भी अच्छे क्वेश्चंस है, ये एक बार आपको मैं ज़रूर रिवाइज़ कराऊंगा। इन्वेंट्री मैंने आपको नहीं कराया, ये भी आपको कराना है। PP मेरा चलो ये कंप्लीट हो गया, बोरिंग कॉस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है। उसके आगे वाले फिर अभी तक सारे बाकी हैं, तो ये मेरे को आपसे डिस्कस करने हैं 1 बाय 1। तो अब जैसे जैसे मैं टाइम निकाल के फटाफट रिकॉर्ड करके आपको डालता रहूँगा। कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट भी जल्द ही मैं आपको, एक बार मेरा पहले टारगेट है यार क्वेश्चन पूरे करा दूँ, क्योंकि अगर रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर मैं ये भी नहीं करा पाऊँगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस पहले करा दूँ, फिर कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस साथ में डाल दूँगा। ओके, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेन क्वेश्चन डिस्कशन में ही टाइम जाता है। सो बने रहिए, कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए। एटलीस्ट मतलब पता है क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने होते हैं, एक बार अगर आपने क्वेश्चन को देख भी लिया ना, तो मैं इतना गारंटी से दे सकता हूँ कि अगर आपने एक बार फटाफट से सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो यू आर एबल टू आंसर। सिर्फ अगर आपने 1 बार भी देखा ना तो यू कैन ईजिली स्कोर 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स। ओके, हाँ, और अगर आपने 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर ली ना, बस इनकी एक बार प्रैक्टिस कर ली, फिर दूसरी बार और कर ली, तो भी आप 50 प्लस आराम से जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आई से ही डिट्टो इनमें से ही देता है। एक आधा कोई क्वेश्चन होता है जो नया फ्रेम होता है, लेकिन वो भी इजी सा होता है, जो कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट 90% कॉन्सेप्ट FR के इन क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है। जो 10% नहीं है ना, वो भी मतलब ये मान लो कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उन पे से नहीं बनते, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है अगर कोई नया भी आता है तो। एंड कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट एक बार सारे क्वेश्चन फटाफट कर ले बस। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अभी के लिए फिर टाटा, बाय बाय।